लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे, तो वो भी बिल्कुल लास्ट में कर लेंगे, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन डन डन। यस डन। सर। चलो भैया, तो भैया स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। टॉपिक चलने वाला है पूरा बायो सैवर्ट्स लॉ। इससे पहले अब रिकॉल कर लो हल्का सा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट क्लास। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था 12th का जो पूरा फर्स्ट वॉल्यूम है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मतलब पूरा पूरा अल्टीमेटली हमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में। तो मेरे को रिकॉल करा दो कि हमारे चार्जेस क्या क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हमारा चार्ज सबसे पहला अगर रेस्ट पे है तो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड रियांशी, कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सेकेंड केस, कि भैया अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो तो फिर वो क्या करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और साथ के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो अब हमें जो डिस्कस करना है वो अपना ये सेकेंड वाला इंपैक्ट डिस्कस करना है, कि यार हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो डेफिनेटली करंट तो है ही है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है। लेकिन करंट के साथ साथ वो चार्ज क्या कर रहा है, वो चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा पूरा काम स्टार्टिंग में यही चलेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अलग अलग केसेस के लिए। क्या यहां तक की बात क्लियर है। यस सर। चलो डन। तो इसी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो चल रहा है दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। भाई बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या कहा कि अगर कोई भी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर कोई भी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब हमारा चार्ज मूव कर रहा है, और अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो सपोज इस वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं पॉइंट पी पे, तो हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते पॉइंट पी पे। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को छोटे से पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, सॉरी इस पूरे वायर को छोटे से एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर इस पूरी वायर को मैं छोटे से एलिमेंट में तोड़ रहा हूं, पूरी वायर की लेंथ एल है, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, डीएल। डीएल होगी। करंट कितना होगा, डीआई। नहीं, करंट आई ही होगा। करंट आई क्यों होगा, क्योंकि चाहे मैं छोटा सा पार्ट लूं चाहे पूरा वायर लूं, हमारा ये वायर एक सिंगल वायर है, तो इससे हर एक पॉइंट पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कैसा कर रहा होगा, वो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंस है भाई। अगर मैं ये कहता कि ये टोटल चार्ज है Q, और मैं छोटे से एलिमेंट का चार्ज फाइंड करना चाह रहा हूं, तो भैया इस पे तो एक ही चार्ज आ पा रहा है, इसलिए ये dq बन जाता है। लेकिन करंट की वैल्यू का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर पहले 10 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो छोटे से एलिमेंट से अभी भी 10 चार्जेस ही फ्लो करके जा रहे होंगे, इसलिए करंट सेम रहेगा I। और ये डिस्टेंस को ले लो भैया, ये डिस्टेंस हो गया R। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कि भैया ये छोटा सा एलिमेंट छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बस डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाना है, डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट होता था के होता था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो मतलब ये मीडियम को हमारा कंसीडर कर लेता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये एक ऐसा कांस्टेंट था जो हमेशा मीडियम को कंसीडर करके चलता था। ऐसे ही इधर हमारे पास ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट भी एक कांस्टेंट है जो मीडियम को साथ लेके चलता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप मेरे को क्या बताओगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में आप ये चेक करके बताओगे कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के बताओ कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सर करंट स्केलर। भैया डेफिनेटली करंट स्केलर है, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट कांस्टेंट है तो उसका स्केलर वेक्टर से कोई लेना देना नहीं। और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, सर लेंथ। तो ये चीज याद रखो, हमारे पास सिर्फ इधर एक ही स्केलर क्वांटिटी है दैट इज आई, करंट। लेंथ और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो इधर मेरे पास साइन थीटा आ रहा है। यार मैंने आपको थोड़ा बहुत क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रखा है, मेरे को बताओ अगर साइन थीटा आ रहा है तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस या क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स चाहिए मेरे को, तभी तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो इधर हम यही कर रहे हैं भैया। ये वाला फॉर्मूला जनरली हमारा कहलाता है स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, डायरेक्शन नहीं बता सकता। लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और मेरे पास लेंथ और रेडियस मतलब डिस्टेंस, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो साइन थीटा को रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा डी एल क्रॉस आर, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक आर आ गया है इसलिए। चेक करो क्या दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं या नहीं। यस सर। डन। अब ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है ये भी तो पता होना चाहिए। तो अब आपको नीचे वाले फॉर्मूले से क्लैरिटी मिल गई कि भैया ये साइन थीटा मतलब ये थीटा किसके बीच का एंगल है। ये थीटा मेरे इस डी एल और किसके बीच का, ये डिस्टेंस के बीच का एंगल है। तो दिस एंगल यहां लिख लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। पहले आप यहां तक की चीजें नोट डाउन करो, फिर जो चीज मेरे को समझानी है फिर मैं वो समझाता हूँ। डन सर। डन। चलो भाई बढ़िया। तो भैया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज देखो। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए? सपोज मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो मेरे को इतना भी पता चल गया कि अगर मैं डीएल और क्रॉस आर कर रहा हूं तो मेरे को मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी है। फिर हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया जो ये हमारे पास सी वेक्टर आएगा वो हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? वो बी। हमेशा बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज मैं पीछे से लिख सकता हूं कि भैया जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद रखना वो डी एल के भी परपेंडिकुलर होगी हमेशा, और साथ के साथ ये हमेशा आर। आर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसी से अब आप देखो, आप डायरेक्टली डायरेक्शन भी बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक छोटा सा करंट एलिमेंट है डीएल। तो मेरे को बताओ डीएल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई या वाई। जेड? सर वाई। वाई। और ये पॉजिटिव वाई की तरफ है या नेगेटिव वाई की तरफ है? पॉजिटिव है। आप यहाँ पे लिख दोगे डीएल और जे कैप, क्योंकि पॉजिटिव तरफ है। भैया मैंने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो पॉइंट पी ये जो डिस्टेंस है आर, तो मेरे को चेक करके बताओ ये आर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स एक्सिस। तो मतलब ये हो जाएगा आई कैप। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी वेक्टर, वो डी एल क्रॉस आर होनी चाहिए। मतलब वो बेसिकली जे क्रॉस आई होनी चाहिए। तो आप मेरे को बताओ फाइनल आंसर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या लिखूं, कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी ये बताओ। जेड कैप। जेड कैप। तो प्लस के कैप लिखूं या माइनस के कैप लिखूं? सर माइनस के कैप बिकॉज इन अंदर की तरफ होगी प्लेन तो के। ये माइनस के कैप होगा। देखो आप लोगों को अगर वेक्टर्स नहीं पता तो मैं एक रूल बता देता हूं जिसे हम कहते हैं क्लॉक रूल। बाकी एक राइट हैंड थंब रूल भी समझाऊंगा अभी। क्लॉक रूल क्या कहता है? क्लॉक रूल कहता है कि आई जे और यहाँ पे के, मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास आंसर्स आएंगे पॉजिटिव, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास आंसर आएंगे नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आई क्रॉस जे लिख रहा हूं तो आई क्रॉस जे मैं क्लॉकवाइज चला या एंटी क्लॉकवाइज चला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आंसर आएगा प्लस पॉजिटिव। के। लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊंगा, मतलब जे माइनस क्रॉस के। आई लिख दूं, तो जे क्रॉस आई हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के। माइनस के। तो याद रखो इसका आंसर माइनस के होगा। अब बार बार ये करने नहीं बैठोगे, तो इसलिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक वो है रूल भी है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। भाई राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मेरे को अपना थंब ओपन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भैया मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अपना थंब कहां ओपन करूंगा? डायरेक्शन ऑफ करंट में। फिर जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, और चेक करो ये मेरी फिंगर्स स्क्रीन के अंदर, मतलब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, मतलब दूसरे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, या आपके खुद की तरफ पॉइंट आउट कर रही है? तो जरा चेक करके बताओ।
सर अंदर की तरफ, तो भैया मैंने क्या किया, थंब को परपेंडिकुलर ओपन टू किया द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। करंट में, पॉइंट पी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करा था, तो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही थी, और अंदर वाली डायरेक्शन होती है माइनस जेड एक्सिस, तो इसलिए मैंने लिख दिया माइनस के कैप। बाकी आप चाहते तो इसको इनवर्ड्स भी लिख सकते थे। सिमिलरली बस अब मेरे को एक चीज देख के बता दो कि अगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही अगर आपको क्लियर है तो, कि भैया अगर ये मेरी वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब डीएल ऊपर की तरफ है, तो पॉइंट पी पे और इस वाले पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर आएगी, डायरेक्शन सर बता दो। पॉइंट पी पे इनवर्ड्स होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और क्यू पे आउटवर्ड्स होगी हमारी तरफ। सब अपना आंसर चेक कर लो, क्या सबका आंसर यही आ रहा है कि पी यस के लिए सर। लिखना पड़ेगा मेरे को माइनस के कैप, मतलब इनवर्ड्स, कि भैया यस। थंब ऊपर, फिंगर्स को पॉइंट पी पे कर्ल किया, तो मेरी फिंगर्स आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही है। अगर मेरी फिंगर्स आप लोगों को पॉइंट आउट कर रही है तो वो इनवर्ड्स होगा। लेकिन जब मैं क्यू पे घुमा के लेके आया तो मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है। जब मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही पॉइंट आउट करे तो मतलब वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी हमारी, वो पॉजिटिव कहलाएगी की, हमारी आउट आउट। आउटवर्ड। तो इनवर्ड्स को हम यूजुअली अब ड्रॉ करके चलेंगे क्रॉस सिंबल से, और आउटवर्ड्स को किससे ड्रॉ करके चलते हैं, डॉट डॉट। से। बिल्कुल सही। तो पहले अब यहां तक आराम से चेक कर लो आपको बायोट सवर्ट्स लॉ बिल्कुल क्लियर है या नहीं। और सबको मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। ऐसा यूनिट टेस्ला। डन सर। डन। और मैंने एक गलती कर दी, किसी ने मेरे को वो भी नहीं किया, पॉइंट आउट भी नहीं किया, भैया 4 पाई r² होता है, चेक कर लो। डन सर। डन। चलो डन। अब इधर देखो, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या है, रिलेशन बिटवीन, हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड सी। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। क्या किसी को पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? सर 3 × 10⁻⁸ वेरी गुड, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अब देखो यार एक चीज इधर समझो, आप खुद भी सोच सकते थे कि ये लॉजिकल होगा। यार मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? मतलब लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। मतलब अगर मेरे पास लाइट है, वेव है, तो उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी, इसलिए वो है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो इधर साफ मेरे को एक चीज लॉजिकल तो पता चल रही है, अगर सी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसका कुछ ना कुछ लेना देना होगा म्यू नॉट से और ई नॉट से, क्योंकि म्यू नॉट रिप्रेजेंट कर लेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड को और एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर लेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मतलब हाँ डेफिनेटली इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन तो आना ही आना है। तो अब क्या रिलेशन आना है वो चीज चेक करो। भाई सबसे पहले तो आपको वैल्यूज याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या इसकी वैल्यू छोड़ दो, सबसे पहले वैल्यू याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ वेरी गुड। सिमिलरली अगर आपको मैग्नेटिज्म थोड़ा सा याद हो, μ0/4 पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है? μ0/4 पाई मतलब इस चीज की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, μ0/4 पाई। सर 9 × 10⁻⁷ नहीं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको रटी हुई है मेजोरिटी, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो अगर मैं μ0 की वैल्यू पूछता आपसे तो आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो आप कहते सर μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। चलो, तो अब रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, या चलो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। यार मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। मैंने लिखना चाहा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो μ0 की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो अभी, और एप्सिलॉन नॉट, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं दोनों को 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड कर सकता हूं? यस सर। भैया क्योंकि हमारा लॉजिक तो यही कहता है ना, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, सेम टर्म से डिवाइड कर दो, तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यस अगर सर। मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, मेरे पास 1 बाय, यार मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलती करी है क्या, चेक कर लो।
नहीं ठीक है, सही लिखा है मैंने। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड लिख दो, इनटू म्यू नॉट बाय 4 पाई एक साइड कर दो। मेरे को म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू बताओ कितनी लिखूं उसको। सर 10⁻⁻7। 7. अब बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिखूं। 1/9 × 10⁻9। वेरी गुड, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। यार इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओगे तो आपके पास फाइनल क्या आएगा, आपके पास आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁻16। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। तो बस मेरे पास फाइनल रिलेशन मिल गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c²। तो क्वेश्चन आपसे सी का और इनका रिलेशन पूछेगा, जो बाद में ऑल्टरनेटिंग चैप्टर में भी काम आता है। c इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। डन सर। गुड। Done, sir. भैया डन डना डन। Yes. डन सर। Yes, चलो, sir. तो अब आ जाते हैं अपने सब कि भैया अलग अलग वायर्स गिवन होगी, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए और डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कंपैरेटिवली बहुत इजी लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के। भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भैया मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले चाहिए। तो सबसे पहला कि भैया मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आएगी। ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ले लो आर या ए, जो आपका मन करे। तो बताओ इसका किसी को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है। सर म्यू नॉट IDL sin थीटा अपॉन आर ए स्क्वायर। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय जो आप 4 पाई a² कह रहे हो, वो तो एक करंट एलिमेंट के लिए होगा, छोटे से एलिमेंट के लिए। लेकिन अब तो मैं पूरी वायर के लिए पूछ रहा हूं, डिफरेंस है दोनों में, करंट एलिमेंट और ये पूरी वायर के लिए। होगा सॉल्व वैसे ही, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो याद रखो आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला आएगा। आपको ये सारे फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या कोई मेरे को बताएगा इधर थीटा 1 और थीटा 2 क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हो तो। थीटा 1 और थीटा 2। सर अगर इन दोनों जो एंड्स है वायर के उनको ज्वाइन कर देंगे पी पर, तो जो एंगल्स बनेंगे वो θ1 θ2 वेरी है। गुड, आपको दोनों वायर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है पॉइंट पी से, जिसपे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो। नीचे वाला एंगल θ1 और ऊपर वाला एंगल होता है θ2। क्या सबको ये कोई समझ में आई ये वाली चीज या नहीं आई। डन सर। Done, अब sir. इसी से आप क्या करोगे, स्पेशल केसेस याद रखोगे, क्योंकि मोस्टली जो आपके नीट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल केसेस ज्यादा आता है। स्पेशल केसेस क्या है, सबसे पहला केस है सेमी इनफानाइट वायर। इनफानाइट वायर, तो मेरे को बताओ अगर मैं एक इनफानाइट वायर ले रहा हूं तो इनफानाइट वायर्स के लिए एंगल्स की वैल्यू कितनी लूं, θ1 θ2 की वैल्यू कितनी लूं। सर 90 डिग्री। क्या सब इस चीज से क्लियर हो कि θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या किसी को डाउट है। भाई कोई नहीं बोला, मैं समझा देता हूं। हमें क्या करना है, पॉइंट पी से एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है। लेकिन ये वायर तो बहुत बड़ी है, इनफानाइट है, तो मैं इसको एक्सटेंड करता रहूंगा, एक्सटेंड करता रहूंगा। ये वायर बड़ी है, बड़ी है, तो इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा कि ऑलमोस्ट मेरे को क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे मैं ज्वाइन करते जा रहा हूँ, लेकिन ये वायर ऊपर है, ऊपर है भाई, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी वायर है। तो इस तरीके से मेरे पास ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो भैया मुझे साफ दिख रहा है कि इधर θ1 और θ2 इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, इस केस में मेरे को 90 दोनों की डिग्री। वैल्यू 90 मिलेगी। तो जब मैं यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू 90 रखूंगा, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई a। ये आपको याद रखना है। और पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो वो आप इजीली अपना चाहे तो वेक्टर क्लॉक रूल लगा लो या राइट हैंड थंब रूल से बता दो। जैसे सर फॉर एग्जांपल जरा इसके, परपेंडिकुलर हाँ बोलो टू द रियांशी। प्लेन। सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल, तो अगर मैं इस केस के लिए कैलकुलेट करूं तो मेरे पास पॉइंट पी में आएगी इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड्स।
सलोनी, अक्षित, चेक करके बताओ कि इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया है? नो सर। Yes, sir. नहीं समझ में आया या दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, चलो। इनफानाइट अगर वायर का केस समझ में आ गया है, तो सेकंड केस खुद से एक बार ट्राई करो, सेमी इनफानाइट वायर। हालांकि सेमी इनफानाइट वायर का कभी आता नहीं, मतलब आने को तो आ सकता है लेकिन मोस्टली आता नहीं है। या तो इनफानाइट का आएगा या जनरल का आएगा। भैया सेमी इनफानाइट वायर मतलब हमारे पास एक तो एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरा दूसरा वाला तो बिल्कुल इनफानाइट तक जा रहा है, अपर वाला। तो मेरे को बताओ इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? चलो। सर एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा 0। बिल्कुल, तो रियांशी कौन सा एंगल 0, कौन सा एंगल 90? निशांत अभी आपको सर प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। सर थीटा 1 0 और बिल्कुल, थीटा 2। क्योंकि नीचे कोई एंगल बन ही नहीं रहा, मेरे को नीचे किसी पॉइंट से ज्वाइन करना ही नहीं है, तो नीचे एंगल 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर ज्वाइन करना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0I/4πa। सब इसको चेक कर लो और ये लो निशान, प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर लो। तो पहले इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Sir, done. डन, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो भैया ट्राई करना है आपको, यहीं पे दे देता हूं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है एक स्क्वायर लूप। ये हमारे पास एक स्क्वायर लूप है। इस स्क्वायर लूप में करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस स्क्वायर लूप की हमें साइड भी गिवन है। साइड जो आपका मन करे, सपोज साइड में ले रहा हूं, साइड इज ए। या ऐसा करता हूं, आपको थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं, साइड ले लो 2a, कि भैया साइड की वैल्यू है 2a। क्या कैलकुलेट करके देना है? भैया आपको कैलकुलेट करके देना है व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। चलो, ट्राई टू कैलकुलेट, देखते हैं किस किसको आता है। ट्राई टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। दिवेश, क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार कर दो क्लियर। अच्छा, रिपीट करना है। दिवेश, मैं कह रहा हूं कि स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप की साइड गिवन है, और मेरे को बोला है कि भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट ओ पे। तो सबसे पहले तो दिवेश ये बताओ कि आप इसमें कौन सा केस यूज करोगे? क्या इनफानाइट वायर वाला, सेमी इनफानाइट वायर वाला, या ये हमारा जनरल केस वाला? सर जनरल केस। वेरी गुड, जनरल केस वाला, क्योंकि ना तो मेरे पास वायर इनफानाइट है, ना तो मेरे पास वायर सेमी इनफानाइट है। तो यार जब मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं, तो मतलब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करो, इसको सपोज वायर 1, पहले वायर 1 के लिए सॉल्व कर लो। तो मेरे को बताओ वायर 1 के लिए थीटा 1 और थीटा 2 वैल्यू कितनी लूं? इसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन करो पॉइंट ओ पे, और मेरे को दिवेश बताओ कितना एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहां पे कितना एंगल बनेगा, यहां पे कितना एंगल बनेगा? दिवेश, क्या ये पता है? नो सर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है दिवेश, याद रखना, कि हमारे जो डायगनल्स हैं वो हमेशा टोटल कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। 90। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो मैं तो उसका आधा आधा पूछ रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 45। 45 एंड 45 45। 45। तो ऐसा करो, पहले सिर्फ फर्स्ट वायर के लिए कैलकुलेट करो, और किसी वायर के लिए कैलकुलेट मत करो। सिर्फ फर्स्ट वाली वायर के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे दो। अब मेरे को ये व्हाइट लाइन, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सपोज दिस इज पॉइंट ए, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना लिखूंगा? भैया किसी ने नहीं बोला। भैया सपोज ये एम है, एम से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये हाफ ऑफ स्क्वायर, मतलब जो साइड है स्क्वायर की उसकी हाफ लेंथ होगी ये? सर ए यस सर। तो इसलिए ये ए डिस्टेंस ए होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इधर डिस्टेंस 2a दिया है, ताकि आपको आसानी हो लिखने में, कि भैया जब मैं ये डिस्टेंस लिखूंगा तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। तो चलो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है बस। अब यार मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे दो पॉइंट ओ पे ड्यू टू फर्स्ट वायर।
और डायरेक्शन के साथ बताना, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स कहाँ। सर 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। चेक करते हैं रियांशी, मुझे नहीं पता, बाकी भी कैलकुलेट करेंगे आराम से। भैया मैं मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से निकालना चाहता हूं, तो लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस ए ही है, इनटू साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 होता है √2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√2 म्यू नॉट आई, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 1/√2 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2 पाई ए। सब लोग चेक करो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। डन। और आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 और 4 को काट देना, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√2। लेकिन मैं कैंसिल नहीं करना प्रेफर करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरे हिसाब से तो कैंसिल मत करो, क्योंकि आगे हमारी और कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। चलो यस सर। यस सर। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन तो बताई नहीं है आपने, डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड्स। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन तो है ही, लेकिन इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स है, इनवर्स। इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स। अब चलो इनवर्ड्स। देखो, अब सपोज ऊपर वायर 2 की वजह से कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो भैया जो वैल्यू आएगी वायर 1 की, 2 की, 3 की या 4 की, वैल्यू तो चारों की सेम होगी, चारों की सेम होगी। लेकिन मेरे को डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन भी सबकी सेम आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन सेम आ रही है मैं उनको ऐड कर दूंगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है उनके साथ क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मेरे को वायर 2 की वजह से पॉइंट ओ पे डायरेक्शन बताओ क्या आ रही है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। सर इनवर्ड्स। इनवर्स। इनवर्ड्स। 3 की वजह से बताओ, 3 की वजह से, इनवर्स। इनवर्ड्स। 4 की वजह से, इनवर्स। इनवर्ड्स। तो यार मैंने देखा कि जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो बेसिकली मेरे को चारों को ऐड करना पड़ेगा, और ये चारों की चारों मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो सिंपली सिंपली क्या कर दो, आप इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मेरे पास आंसर आया था मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भैया ये 4 और ये 4 कट गया, 2 और √2 कटेगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड पाई बाय पाई पाई ए, ए। एंड डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। ये फाइनल यस आंसर है। चेक करो सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डन सर। यस सर। डन सर। डन सर। भाई पक्का सबको क्लियर हो गया, तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दूं, ट्राई हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो देखते हैं इसी बात पे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। भैया हमें 2 इनफाइनाइट वायर्स गिवन है, इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ आई, और इस वायर में करंट जा रहा है नीचे की तरफ सेम आई। इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया कुछ ना कुछ, इन दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 2a। ये मेरे पास एक पॉइंट है पॉइंट P, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट R। इन सबका डिस्टेंस भी मेरे को गिवन है, तो ये डिस्टेंस हम मार्क कर देता हूं पहले। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आप बस क्या करो, आप मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे दो पॉइंट बी पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब सिर्फ एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर दो, बी के पी के लिए, माय मिस्टेक, पी के लिए। और बाकी सबके लिए आप सिर्फ डायरेक्शन बता दो, सिर्फ डायरेक्शन। सिर्फ एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट करो, बाकी 2 पॉइंट्स के लिए सिर्फ डायरेक्शन बता दो, ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो, बस इसलिए। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एट पॉइंट पी। चेक करेंगे रियांशी, आप सॉल्व करो भाई, सब लोग ट्राई करो, इतने में पानी भी लेता हूं आराम से।
सर दोनों वायर्स की वजह से करनी है नेट एट पॉइंट पी। बिल्कुल रियांशी, दोनों वायर की वजह से कैलकुलेट करनी है, तब जाके नेट निकलेगा। वजह से वायर वन की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। वायर टू की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? इनवर्ड्स। इनवर्ड। तो भैया दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोलूं पॉइंट पी पे, तो मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं B1 फर्स्ट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर है, तो मैंने आपको बोला था सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? अगर टोटल डिस्टेंस 2a है, ए। ये डिस्टेंस a है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी a ही होगा, तो a प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब B2, तो इसका भी सेम ही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई बाय पाई ए इनवर्ड्स। इन दोनों को ऐड करके एलसीएम लूंगा तो म्यू नॉट आई बाय पाई ए। चेक करो सबके आंसर्स यही आ रहे हैं। यस सर। डन। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट बहुत सॉल्व। दिवेश, क्यू पे और आर पे कैलकुलेट मत करते, मैंने सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी क्यू और आर पे। चलो, तो अब कैलकुलेट करते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू। सिर्फ डायरेक्शन की बात करूंगा और किसी चीज की नहीं। फर्स्ट वायर की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट क्यू पे किधर आएगी? फर्स्ट वायर की वजह से। सर सर इनवर्ड। वेरी गुड। तो भैया मैं लिख रहा हूं कि फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स, दैट इज ड्यू टू वायर वन। वेयरस वायर टू की वजह से, आउटवर्ड। वायर टू की वजह से वो आ रही है आउटवर्ड्स। लेकिन अब भैया ये दोनों तो हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे को बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, B1 या B2? सर B1 B2। B2 सर बड़ी B2। होगी क्योंकि वायर टू के लिए डिस्टेंस कम है, तो यस मैग्नेटिक सर। फील्ड B2 बड़ी होगी B1 से। तो जो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट क्वांटिटी उसी डायरेक्शन में आती है जो बड़ी थी। तो मतलब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी आउटवर्ड्स, क्योंकि हमारी B2 बड़ी है और B2 की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। क्या सबको सेकंड वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या रिपीट करना है? डन डन सर। सर। डन। डन। डन तो सर। अगर सबको क्लियर है तो बस यही देख के मेरे को पॉइंट आर के लिए बता दो कि पॉइंट आर पे मैं किधर मार्क करूं मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। सर आउटवर्ड्स। सर बिल्कुल। आउटवर्ड्स। सब लोग चेक करेंगे फॉर पॉइंट आर नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आनी चाहिए। किसी को कुछ डाउट हो इसमें नहीं आ रहा हो आंसर तो पूछना। सर क्लियर। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए। यस। चलो भाई, तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक मिनट रुको, चलो देख लेंगे। और मेरे को यहाँ पे पॉइंट P दैट इज डिस्टेंस A, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास दो पैरेलल वायर्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये पैरेलल वायर्स नहीं है, ये पूरी की पूरी एक शीट है, शीट है, और ये शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्या सबको अगर ये क्लियर हो गया तो ये बीच वाला रब कर दूं?
कि यस भैया सर। ये हमारे पास पैरेलल वायर्स नहीं है, ये हमारे पास एक शीट है और ये शीट की हमें विड्थ गिवन है। शीट की विड्थ कितनी गिवन है हमें? शीट की विड्थ हमें गिवन है, दैट इज डब्ल्यू। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर डायग्राम चेंज कर दूं अपना। नो सर। चलो डन। भाई डायग्राम में डाउट नहीं है, नहीं तो फिर मैं वैसे विड्रॉ करता। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस शीट में करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास आई, तो इस पूरी शीट की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी आपको ये बताना है। शीट और पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस कितना है? दैट इज ए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, चेक करना। मैंने कहा कि भैया ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, अब की बार एक सिंगल वायर नहीं है, दो वायर भी नहीं है, पूरी की पूरी शीट है। ये शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, विड्थ गिवन है डब्ल्यू, करंट फ्लो कर रहा है आई। इस पूरी शीट की वजह से पॉइंट पी पे जो ए डिस्टेंस पे है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। अब मेरे को बताओ, क्या मैंने आपको शीट का फॉर्मूला बताया? No, sir. भाई यस मैंने तो सर। आपको सिर्फ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला बताया है, शीट का कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो इसको कैसे करेंगे? अब मेरे को बताओ, अगर मैं बहुत सारी इनफाइनाइट वायर को, जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, ऐसे मैं बहुत सारी इनफाइनाइट वायर्स को ज्वाइन कर दूं, क्या मैं कह सकता हूं कि वो अपने आप एक शीट बन जाएगी? यस सर। तो यहां लिख लेता हूं कि शीट, शीट को हम क्या कह सकते हैं? शीट को बेसिकली हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर्स। कि भैया जब मैं बहुत सारी वायर्स को ऐसे जोड़ता जाऊंगा तो ये अपने आप एक शीट में बन जाएगा। तो इधर बस आपको वही लॉजिक लगाना है। क्या करो कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज ये पॉइंट पी से ये डिस्टेंस ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं अगर एक्स ले रहा हूं, तो यहां पे आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो और ये एलिमेंट उस वायर का होगा। अगर ये छोटा सा एलिमेंट है तो मेरे को बताओ इसकी विड्थ कितनी होगी? इस एलिमेंट की विड्थ एक्स डिस्टेंस पे लिया है तो इसकी विड्थ कितनी होगी? क्या कह सकता हूं, डीएक्स होगी। यस सर। भाई मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया। भाई कैलकुलस वाला क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा नीट वाले बच्चों को डाउट होता है, तो एक बार चेक कर लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए वो एक स्ट्रेट वायर के कराए, शीट से तो अभी कुछ कराया ही नहीं है मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, हम उसी कॉन्सेप्ट को बस यूज कर लेंगे। भाई मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स को जोड़ता चले जाऊं तो वो शीट बन जाएगी। अब मैंने एक्स डिस्टेंस पे, ऐसे मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक वायर का पार्ट ले लिया, टुकड़ा ले लिया। तो अगर मैंने एक्स डिस्टेंस पे इस वायर का पार्ट लिया है तो इस वायर की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? वो होगी डीएक्स। अब मेरे को बताओ, इस करंट एलिमेंट में क्या सेम करंट आई फ्लो कर रहा होगा या कम कर रहा होगा? सर सेम करंट आई। नहीं रियांशी, अब की बार नहीं। यही चीज चेक करनी थी मेरे को। रियांशी कॉन्सेप्ट को समझो। सपोज मैं अगर आपको एक सिंगल वायर देता, आप इस तरीके से समझो, पाइप की तरह, पानी की तरह, कि भैया ये मेरा एक पाइप है जिसमें मैं पानी फ्लो करा रहा हूं, ये पानी है जो फ्लो करा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भैया पॉइंट ए से जितना पानी जा रहा है तो क्या पॉइंट बी से भी उतना ही पानी जाएगा या कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? तो रियांशी हमारा लॉजिक क्या कहता है कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना यहां से पॉइंट ए से एंटर कर रहा है उतना ही तो पॉइंट बी से बाहर भी निकलेगा। यस सर। तो अगर मैं आपको एक वायर देता और मैं कहता कि भैया इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, अब इस वायर को मैं छोटे से हिस्से में तोड़ रहा हूं, तो यहां से कितना करंट फ्लो करेगा? कम करेगा, ज्यादा करेगा या सेम करेगा? सर सेम। सेम करेगा। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा ब्रॉड पाइप था, इतने बड़े ब्रॉड पाइप में पानी फ्लो कर रहा है पूरा, ये पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन इतने बड़े ब्रॉड पाइप में अगर मैं छोटा सा सेगमेंट ले लूं, छोटा सा सेगमेंट मतलब इसमें से एक छोटा सा पाइप ले लूं, तो क्या इस छोटे से पाइप से भी उतना ही पानी फ्लो करेगा जितना पूरे बड़े पाइप से पानी फ्लो कर रहा था? नो सर कम करेगा। कम करेगा ना। तो इधर भी लॉजिक वही है, सेम लॉजिक इधर है कि भैया अगर ये मैंने छोटा सा वायर का सेगमेंट ले लिया है तो अब की बार इधर करंट सेम नहीं आएगा, अब की बार इधर करंट की वैल्यू आएगी डी आई। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। डन। तो देखो, इस छोटे की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो छोटे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीबी। और ये एक इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा। इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट करंट की वैल्यू डी आई
डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, कितनी दूरी पे है ये x डिस्टेंस पे है। बस अब आपको क्या करना है, डी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इंटीग्रेट करना है। भाई याद रखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आई डी आई की वैल्यू। तो भैया डी आई की वैल्यू हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यूनिटरी मेथड से मतलब टोटल करंट कितनी विड्थ में फ्लो कर रहा था, डब्ल्यू विड्थ में फ्लो कर रहा था, इनटू मेरे को कितनी विड्थ के लिए चाहिए, सिर्फ dx विड्थ के लिए चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई di की। di की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरे को बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है। पहले di की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता दो कि फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो यहां लिख देता हूं, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय W2 pi x। W2 pi x। यहां तक सब कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूं। सब लोग पहले यहां तक कंप्लीट कर लो। डन सर। डन। चलो भाई, डन सर। तो भैया अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट आई कांस्टेंट हो गया, 2 पाई W कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में बस बचेगा dx/x। और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू a से लेके a प्लस w तक वेरी करेगी, क्योंकि मेरी शीट यहां से स्टार्ट हो रही है a डिस्टेंस तक, और कहां तक खत्म हो रही है, a प्लस w वाले डिस्टेंस तक खत्म होगी। तो बस इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन मैंने शायद से आपको बताया भी था, dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ये, लेकिन मैंने शायद से रैंकर्स वाली क्लास में बताया, आपको नहीं बताया। तो आप अगर याद करना चाहो तो भैया कर लो। dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहां पे लिख दूंगा ln x, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है बस a से लेके a प्लस w तक। आपको इंटीग्रेशन का इतना तो पता ही होगा, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो मेरे पास आंसर आएगा ln a प्लस w माइनस ln a। भैया सबको समझ में आ भी रहा है, या मैं ही सॉल्व कर रहा हूं और मैं ही समझ रहा हूं। सर आ रहा है। ठीक है, डन भैया डन। मेरे को बताओ ये लास्ट में मैंने क्या कर दिया, ये फाइनल आंसर जो आया ये लास्ट में मैंने क्या कर दिया। सर यहाँ फॉर्मूला लगा है ln, और मतलब जैसे ln a माइनस ln b होगा तो a वेरी बाय गुड b हो जाएगा। भैया, मैंने फॉर्मूला लगाया है बेसिकली log a माइनस log b का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है log a/b। तो बस मैंने इसी चीज को इसमें कन्वर्ट किया है। a, ये पूरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a/b। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। सर जो आपने ln x लिखा है उसका मतलब log x है। हाँ बिल्कुल, नेचुरल ओके लॉग सर। कहते हैं ln x, बिल्कुल वही है। ओके सर। डन सर। डन। आंचल, अभिनव, दीक्षा सब लोग चेक कर लो। दिवेश तुम भी। डन सर। ध्रुव। डन सर। ठीक है, ध्रुव। ध्रुव है, निकल लिया, ध्रुव नहीं है। चलो नेक्स्ट। यहां तक तो बात होगी सब स्ट्रेट वायर्स की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। भैया नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है हमारा सर्कुलर वायर का, कि अगर मैं आपको एक सर्कुलर वायर दे रहा हूं और इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन हमें सर्कुलर वायर के लिए 2 पॉइंट्स पे फाइंड करना होता है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड करते थे किसी 2 पॉइंट्स के लिए। क्या याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस 2 पॉइंट के लिए फाइंड करते थे आप। यस सर, सरफेस पे नहीं नहीं, आउटवर्ड एक सेंटर पे और एक एक्सियल इनवर्ड। पॉइंट पे। तो याद रखो यार, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो आप लिख लो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2a। कंफ्यूज मत होना, इनफाइनाइट वायर के केस में पाई आ जाता है, और इस वाले में पाई नहीं आता। बस मेथड अभी भी डायरेक्शन फाइंड करने का वही होगा, राइट हैंड थंब रूल, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर सपोज मैंने ये एक सर्कुलर रिंग ली, और इसके इस वाले पॉइंट पे, एक्सियल वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसका फॉर्मूला भी देख लो, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही चलता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर टू द पावर 3/2।
जहां पे भूलना नहीं भैया, ए क्या है, ए मेरा रेडियस ऑफ द रिंग है, और एक्स क्या है, एक्स वो एक्सियल डिस्टेंस होगा जिसपे मेरे को कैलकुलेट करनी है। यहां तक चेक कर लो पहले, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। फॉर्मूला फॉर्मूला ही ओके लिखवाया, सर। इसमें क्या डाउट होगा। डन सर। डन सर। तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। यस सर। चलो डन। sir, भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। ये जो स्ट्रेट वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास आई, और जो ये सर्कुलर रिंग है इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई, लेकिन वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सेंटर पॉइंट ओ, और इसका हमें रेडियस गिवन है कि इसका रेडियस ले लो आप सपोज ए। तो मेरे को फाइंड करके बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू सर्कुलर रिंग एज वेल एज ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जैसे आंसर्स आ जाए प्लीज लेट मी नो। दिवेश आपका आंसर सही नहीं है यार। चलो अभी फटाफट डिस्कस करते हैं। यार मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं तो कितनी आएगी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, B1 ले लो सपोज, बताओ। सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। वेरी गुड, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, क्योंकि डिस्टेंस भी ए ही गिवन है। और इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं पॉइंट ओ पे तो वो आएगी आउटवर्ड्स। सब लोग पहले यहां तक चेक करो कि यहां तक कोई दिक्कत है। नो सर। डन। no, sir, उसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं एक सर्कुलर रिंग की वजह से। भैया सर्कुलर रिंग सर्कुलर वायर की वजह से ये पॉइंट ओ सेंटर पॉइंट है, तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 ए। मैंने कहा था याद रखो, वायर वाले में स्ट्रेट वायर वाले में पाई आ रहा है, सर्कुलर वाले में पाई नहीं आ रहा है। अगर आउटवर्ड्स। अगर इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड्स आएगी। कैसे पता चला आउटवर्ड्स आएगी, इसको एक छोटा सा स्ट्रेट वायर मान के डायरेक्शन ऑफ यस करंट सर। पॉइंट ओ पे लेके आऊंगा आउटवर्ड्स। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारी एडअप होगी क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो मुझे साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 ए कॉमन आ रहा है। हमारे पास बचेगा बस 1 + 1/π और डायरेक्शन आउटवर्ड्स। दिस इज द फाइनल आंसर।
डन गुड सर। आंशी। दिवेश चेक कर लो कहाँ दिक्कत थी, कैलकुलेशन समझ में आई है या डन नहीं आई सर। है। डन डन हिमराज। सर। बढ़िया। चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक फटाक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद से थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर एक साथ देख लेंगे। हम्म। डायग्राम कुछ ज्यादा बड़ा बन गया मुझसे, छोटा कर देंगे इसे। भैया हमें इस टाइप की वायर अरेंजमेंट्स गिवन है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पूरे वायर की वजह से कैलकुलेट करके देनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। तो अभी आपको वो करके दे देता हूं पूरा क्वेश्चन। भैया इस पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मेरे को ये डिस्टेंसेस गिवन है। ये डिस्टेंस क्या क्या गिवन है, पॉइंट ओ से अंदर वाली सर्कुलर आर्क वाली वायर का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज स्मॉल ए। और सिमिलरली पॉइंट ओ से आउटर सर्कुलर आर्क वाली वायर का डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज बी। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। ना तो ये स्ट्रेट वायर है, ना तो ये एक सर्कुलर वायर है, ये तो सर्कुलर आर्क्स हैं। तो अब इस केस में आप अपना बायोट सावर्ट लॉ ही यूज करोगे। एक बार ट्राई दे लो उसको कैलकुलेट करने की। इस एंगल को एंगल ले लो थीटा। कोई ट्राई करेगा या सॉल्व करें साथ में। रिस्पॉन्स गगन। अच्छा कर रहे ट्राई। ट्राई, चलो डन। निशांत ट्राई कर रहे हो। सुहानी आप। यस सर। ओके। देखो आपको इतना तो हिंट दे ही देता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, वो सिर्फ सर्कुलर आर्क की वजह से कैलकुलेट करनी है। ये जो साइड में स्ट्रेट वायर्स हैं, इनकी वजह से आपको कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि जो ये हमारा पॉइंट ओ है, ये बिल्कुल इन स्ट्रेट वायर्स की लाइन पे आ रहा है। अगर ये पॉइंट ओ मेरा बिल्कुल स्ट्रेट वायर की लाइन पे आ रहा है, तो हमारे पास एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। तो मेरे को अब जो भी कैलकुलेट करना है वो बस इस सर्कुलर आर्क और इस सर्कुलर आर्क की वजह से ही कैलकुलेट करना है। भाई लास्ट 1 मोर मिनट। प्रशांत आपका बिल्कुल सही है यार, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। सर म्यू नॉट आई साइन हम्म। थीटा 1/a² माइनस 1/b²। नहीं, स्क्वायर तो नहीं आ रहा, 1/a - 1/b तो आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा, और ऊपर से साइन थीटा नहीं आएगा। चलो भाई, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। यार सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको एंगल का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल? जब तक एंगल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई हमारे पास एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा, मतलब एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, आर्क वेरी अपॉन गुड, रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अरे भाई अपॉन बढ़िया। रेडियस। तो अगर मैं आर्क की लेंथ निकालना चाहता हूं तो आर्क को मैं लिख दूंगा थीटा इंटू रेडियस, बस काम हो जाएगा। सबसे पहले सपोज मैं इस फर्स्ट वाली वायर के लिए निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखूंगा B1 म्यू नॉट आई एल, इसकी लेंथ जो भी होगी, इंटू साइन थीटा जो भी होगा, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 4 पाई, हो गया 4 पाई, और जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस तो हमें पता है A² है। अब ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? मैंने बोला था साइन थीटा वायर, एक सर्कल और एक रेडियस। देखो आपको किस तरीके से इमेजिन करना है ये, आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि जो ये सर्कुलर आर्क है, ये बेसिकली एक सर्कल का पार्ट है। तो अगर ये आर्क सर्कल का एक पार्ट है, तो रेडियस सरकमफ्रेंस में हमेशा कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। तो इसलिए याद रखना, 90। जो ये साइन है, ये साइन रिप्लेस हो जाएगा, साइन 90 लिखूंगा यहाँ पे, और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो 1। जाएगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मेरे को आर्क की लेंथ लिखनी है, इस वाले आर्क की। तो बताओ लेंथ कितनी लिखूं ऊपर वाले फॉर्मूले से? सोच के बताओ भाई जल्दी। थीटा ए। थीटा ए। वेरी गुड, क्योंकि बस हमारे पास एंगल थीटा है और रेडियस ए गिवन है, बस किस्सा खत्म, ये हमारे पास आ गया, और ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई A²। इक्वेशन 1, मैग्नेटिक फील्ड 1 निकाल ली हमने। इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो इसकी डायरेक्शन आएगी हमारे पास आउटवर्ड्स। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालोगे तो आपके पास अब की बार लेंथ आएगी थीटा B, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई B²। इक्वेशन 2, और इसकी डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स आ रही है या आउटवर्ड्स आ रही है, लेट मी चेक प्लीज। इसकी वजह से डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड्स। इतना क्लियर हो गया कि अगर मेरे को बी नेट निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले के लिए कम है, तो B1 माइनस B2 लिखूंगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉमन आ रहा है, थीटा भी कॉमन आ रहा है, बस बचेगा क्या? बचेगा 1/a - 1/b। दिस इज द फाइनल आंसर। आपकी मर्जी है, आप स्क्वायर के ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना चाह के और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो कंप्लीटली योर चॉइस। सॉरी, B - A। कुछ ने ये आंसर, कुछ के लिए ये आंसर, जिसको जो मन करे। डन सर। भैया फिर से चेक कर लो, अब किसी को कोई डाउट? नो सर। तो नो अगर सर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे दूं सर सेम कुछ फाइंड करने का, कर दोगे अब तो फटाफट अपने आप ही? कोई कुछ पूछ रहा था क्या डाउट? चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये फटाफट अपने आप ही ट्राई करके फटाफट आंसर दे देना भैया, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला। क्वेश्चन है सीधा सीधा कि हमें ये एक सर्कुलर आर्क गिवन है, ये एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से, इन दो वायर का जो एक्सटेंडेड है वो सेंटर पॉइंट पे जा रहा है, सेंटर पॉइंट O, और इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो अपने आप यार, मेरा डायग्राम कुछ वैसा आड़ा टेढ़ा सा जा रहा है। आप डायग्राम की भावनाओं तो समझ ही गए हो ना? यस सर। डन, डायग्राम की भावना है, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। भैया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, पॉइंट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बता दो। बस सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन। रेडियस आपको चाहिए, रेडियस ले लो A, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।
भाई सबसे पहले मेरे को बता दो, इसको अगर आप तीन पार्ट्स में तोड़ोगे, फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट, किस किस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी? भाई नो रिस्पॉन्स। मैंने इसको पूरे को तीन सेगमेंट्स में तोड़ दिया, तो कौन कौन से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी? फर्स्ट और थर्ड। वेरी गुड। फर्स्ट और थर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये उन्हीं वायर की लाइन पे आ रहा है, पॉइंट ओ। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को किसकी वजह से निकालना है? इस सर्कुलर आर्क की वजह से निकालना है। तो यार अब तो इतना कर ही दोगे, कैलकुलेट करके देख लो। फिर से बायोट सावर्ट्स लॉ ही लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। या इसमें तो यार बायोट सावर्ट लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप चाहे तो डायरेक्टली भी आंसर कैलकुलेट करके दे सकते थे। इसमें तो बायोट सावर्ट लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक सर्कल कितना एंगल कवर कर देता है? 360 डिग्री। वेरी गुड। भैया अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल 360 डिग्री एंगल कवर कर देता है, तो मैं इसको कितने पार्ट्स में तोड़ दूं जिससे हर एक पार्ट 90 डिग्री बन जाए? चार पार्ट्स। 4। तो 90 90 90। मैं कह रहा हूं मैंने एक पार्ट को रिमूव कर दिया क्योंकि ये तो खाली पोर्शन है, तो भैया बाकी पार्ट की वजह से कितना होगा? 270। 270 डिग्री। 270 डिग्री। ट्राई करो अपने आप और सॉल्व करने की। नहीं तो यार आपको 270 से भी कुछ नहीं करना। एक बार बताओ, पूरे सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ये बताओ पहले। चलो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। ये पूरे सर्कल का है। 270 मतलब तीन क्वाड्रेंट हो गए। तीन क्वाड्रेंट हो गए तो मतलब मेरे को कितने पार्ट के लिए फाइंड करना है? मेरे को तीन क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना है आउट ऑफ 4। भैया जनरल चीज है। जैसे अगर मेरे को हाफ सर्कल के लिए फाइंड करना होता तो कितने मल्टीप्लाई करता? हाफ से। तो इधर मेरे को 3/4 ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है, तीन क्वाड्रेंट का फाइंड करना है आउट ऑफ 4। तो बस 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है वो लिख दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8a। दिस इज द फाइनल आंसर। और अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स। सब लोग चेक करो, सबको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को ये मेथड नहीं समझ में आया होगा तो फिर 270 डिग्री लेके वाला उस तरीके से समझा दूंगा। सर आ डन गया। सर। आ गया? डन डन डन। तो भैया बस एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और चेक करना आपको इसको ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सब फ्री। भैया हमें एक सर्कुलर रिंग गिवन है, सर्कुलर वायर गिवन है, और इस तरीके से बैटरी से कनेक्टेड है। कहीं पे भी पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, कहीं पे भी नेगेटिव टर्मिनल मान लो। ये मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट द सेंटर पॉइंट ओ ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन। सिर्फ सर्कुलर पोर्शन की वजह से बस करनी है कि सर्कुलर पोर्शन की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर पॉइंट ओ पे। इसका रेडियस आपको जो लेना है, रेडियस वो ले लो। मैं रेडियस ए ले रहा हूं, रेडियस इज ए। पहले चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। भैया जल्दी सर एक बता बार दो। फिर से बता। सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के किसी भी दो एंड पे मैंने अपने बैटरी को ज्वाइन कर दिया। मतलब बैटरी से एक पॉजिटिव से वायर निकलता है, एक नेगेटिव से वायर निकलता है। तो मैंने बस उन दो वायर्स को इस सर्कुलर रिंग पे ज्वाइन कर दिया। तो इस सर्कुलर रिंग में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट फ्लो करेगा, इस रिंग में पूरे में करंट फ्लो करेगा। तो इस रिंग की वजह से मेरे को पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कृतिका? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन। तो देखो साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू सी। यार अज्यूम कर लो कि जो ये मेरी बैटरी है, इससे कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है आई, ये भैया एक कंडक्टिंग वायर है और हमें दिख रहा है कि ये जंक्शन है, तो यहाँ पे करंट के साथ क्या होगा? सर डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा। तो भाई मैंने यही कहा, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1, तो यहाँ पे करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा होगा I2। जहां पे आप I2 चाहे तो I-I1 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे करंट I1 आ रहा होगा, यहाँ से करंट I2 जा रहा होगा, और यहाँ पे वापस से करंट I हो जाएगा। पहले अब यस यहाँ सर। तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर।
डन। मेरे को बताओ अब ये जो ऊपर वाला आर्क है, इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट को ले लो बी, इस उधर को ले लो सी, और ये डी। तो अगर आप देखो आपके पास बेसिकली दो सर्कुलर आर्क आ गए। कौन कौन से सर्कुलर आर्क आ गए? एक ए सी बी आ गया, और एक कौन सा आ गया? ए डी बी आ गया। ABD. अब मेरे को आप ये बताओ ये दोनों सर्कुलर आर्क सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? एक वायर सर्कुलर आर्क ऐसे, एक सर्कुलर आर्क ऐसे, तो ये दोनों कनेक्शन किस में हो Parallel. गए? ये दोनों Parallel. कनेक्शन पैरेलल में हो गए। तो बस भाई सीधी सीधी बात है, पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में वोल्टेज Voltage. सेम रहता है। तो मैं लिख दूंगा वोल्टेज अक्रॉस ए सी बी एंड वोल्टेज अक्रॉस ए डी बी, इट विल रिमेन Same. सेम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज का फॉर्मूला I1, ऊपर वाली वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, नीचे वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा R2। भैया कोई दिक्कत इसमें? नो सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख दो, रो L1 बाय ए, I2 रो L2 बाय ए। देखो यार पूरी वायर की इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस सेम होगी, इसलिए दोनों जगह मैंने ए लिखा है, तो ये कट जाएगा। इस वाली वायर का मटेरियल और इस वाली वायर का मटेरियल भी सेम होगा, तो इसलिए मैंने रो लिखा है, वो भी कैंसल। लेकिन बस लेंथ अलग अलग है। ए सी बी बड़ा सर्कुलर आर्क है, ए डी बी छोटा सर्कुलर आर्क है, तो लेंथ अलग अलग होगी। बस आप यहां तक चेक कर लो कि मेरे पास इक्वेशन 1 बन के आ रही है, I1L1 इज इक्वल टू I2L2। इक्वेशन 1 Done, तक कोई sir. डाउट हो तो पहले ये पूछो। नो सर। No, sir. डन। तो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म। भैया मैं अगर ए सी बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं पॉइंट ओ पे, तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट I1, उसकी लेंथ कितनी थी? L1, डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस कितना था? A था। और इसकी डायरेक्शन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो इसकी डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड्स। सिमिलरली B2 कैलकुलेट करूंगा ए डी बी की वजह से, तो मेरे पास आएगी फॉर्मूला म्यू नॉट I2L2 डिवाइडेड बाय 2A, और इसकी डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा B1 माइनस B2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक चीज देखो, ये दोनों B1 और B2 अलग अलग हैं या सेम है? Sir, यार अलग म्यू नॉट अलग है. 2A, म्यू नॉट 2A दोनों में सेम आ रहा है। एक में आ रहा है I1L1, एक में आ रहा है I2L2, और अभी मैंने पीछे प्रूव किया कि I1L1 और I2L2 भी कैसे हैं? सेम। तो इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिख दूं? नेट मैग्नेटिक फील्ड Zero. 0 आएगी। अब मैं आपको पूरा इसका एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप बस उस स्टेटमेंट को लिख लो। क्या स्टेटमेंट है? कि ये मेरी जो सर्कुलर वायर है, अगर ये मेरा क्लोज लूप है, सर्कुलर वायर छोड़ दो अब, अगर मेरी कोई भी एक वायर है जो क्लोज लूप बन रहा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी हो, ट्राइंगल इनफैक्ट, और उस वायर में, उस क्लोज लूप में मेरा करंट स्प्लिट हो रहा हो, जैसे इधर करंट स्प्लिट हो रहा है I1 I2, तो उसके सेंटर पॉइंट पे हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? उसके सेंटर पॉइंट पे हमेशा नेट Zero. मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल मतलब जैसे यहाँ पे तो सेपरेशन 90 डिग्री का हो रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता कि भैया ये एक सर्कुलर आर्क है और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है इस तरीके से, सपोज 60 डिग्री पे, तो भी इसका आंसर सेम ही होता कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती? 0 ही Zero. आती। क्या स्टेटमेंट क्लियर हो गई या नहीं हुई? Done, Yeah, sir. yes, sir. तो मैं इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो, मतलब तोड़ तोड़ के, कि भैया अगर हम क्लोज लूप की बात करें और हमारा करंट डिवाइड हो रहा हो और मेरे को सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो वो हमेशा 0 आएगी। ना तो वो क्लोज लूप की शेप पे डिपेंड करेगी और ना तो वो एंगल पे डिपेंड करेगी। बस इतना कहना था, आज के लिए इतना ही है। डन सर। डन डन डन। तो यहां तक देख लेना, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, एंजॉय एंड टेक केयर।